नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी सामान्य मकरंद कक्षा 12 का पाठ 2 पढ़ने जा रहे हैं, नर से नारायण। इससे पहले अंक में हमने केंद्रीय भाव और जीवन परिचय पढ़ा था, समझा था। अब हम पाठ का सार पढ़ेंगे। नर से नारायण जो बाबू गुलाब राय द्वारा रचित है, इसका हम भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। भाग 1 में हम पहले ही लेखक परिचय और केंद्रीय भाव पढ़ चुके हैं। तो आइए, आज मैं कम समय में आपको इस पाठ को पूरा कराने का प्रयत्न करूंगी और सरल बनाने का भी प्रयास करूंगी। कम से कम समय में आपको सरलता से समझाने का प्रयास। चलिए शुरू करते हैं। नर से नारायण। सबसे पहले इस निबंध की जो विषय वस्तु है वर्षा केंद्रित है, किंतु निबंधकार ने अपने आत्मगत विस्तार में अनेक विषयों का स्पर्श इसमें हमें कराया है। निबंध के प्रारंभ में अवर्षा की स्थिति होती है और प्रकृति की ओर संकेत करते हैं, और बाद में अति वर्षा के कारण घर गृहस्थी पर पड़ने वाले प्रभाव को व्यक्त करते हैं। नर से नारायण, क्योंकि जो नर है वो नारायण का हमें पता है नारायण कहाँ वास करते हैं। नारायण का निवास समुद्र के बीचों बीच, यानी जल के बीचों बीच है। चारों ओर से जल नारायण को घेरे हुए है। अब जब अति वर्षा की स्थिति होती है तो नर को भी चारों ओर से पानी यानी जल घेर लेता है। इसलिए हमारा टाइटल है नर से नारायण। इसके बाद हम पाठ पर देखते हैं। सितंबर के महीने में पानी की त्राही त्राही मची हुई थी। मैंने भी धर्म पालन के लिए पास के एक खेत में चरी बो रखी थी। ज्वार की पत्तियां ऐंठ ऐंठ कर बत्तियां बन गई थी। मैं भी जीव दया प्रचारणी सभा का भूतपूर्व मेंबर होने के नाते नौनिहाल, किंतु अब तन मन मुरझाए हुए नव उम्र पौधों की बेबसी पर और अपनी गाढ़ी कमाई के, यहाँ समझें, सितंबर के महीने में पानी की त्राही त्राही मची हुई थी। सितंबर का महीना था। सितंबर के महीने तक वर्षा न होने के कारण पानी की कमी हुई। सभी इंद्र देवता के सूखे से रक्षा करने के लिए गुहार लगाने लगे। लेखक कहता है कि उसने भी धर्म पालन के लिए अपने खेत में एक चरी बो रखी थी। पानी की कमी के कारण क्या हुआ? जीव दया प्रचारणी सभा का सदस्य था लेखक, और किंतु अब तनमन मुरझाए हुए नव पौधों की बेबसी और गाढ़ी कमाई के 20 रुपए की बर्बादी पर 2-4 आंसू बहा देता। यानी जब लेखक ने खुद भी खेत में 20 रुपए की चरी बो रखी थी और आंसू बहा लेता, यानी वो भी बत्तियां इट गई थी, उसकी पत्तियां बिल्कुल इट गई थी। पानी की कमी के कारण खेत में खड़ी ज्वार के पौधों की पत्तियां सूख गई थी। इसके बाद मतलब इट गई थी, बत्ती की तरह बन गई थी, और ज्वार की फसल भी सूख कर क्या हो गई थी? नष्ट हो गई थी, है ना। और लेखक क्या था? लेखक जीव दया प्रचारणी, जीवों पर दया करने वाली, प्रचार करने वाली संस्था का भूतपूर्व नौजवान सदस्य था। किंतु अब सूखे की स्थिति के कारण क्या हो गया? खेत में उत्पन्न नए नए पौधों से क्या हो गया? तन मन से मुरझाने की व्यवस्था हो गई। उसने भी अपने मेहनत के जो 20 रुपए थे उसकी भी बर्बादी अपनी आंखों से देखी। तो उससे क्या हो गया? वो रोता था, यानी दुख प्रकट करने लगा, है ना। इसके बाद लेकिन उसमें होता क्या? अगर वो रोता भी तो उससे क्या होता? मतलब अगर वो अपने इस सूखा पड़ जाने के कारण जो उसकी खेत में लगी 20 रुपए की फसल जो बर्बाद हो गई, अगर वो उसके लिए रोता तो क्या होता, है ना। आगे देखिए। यदि वे रीतिकालीन काव्यों की बिरहणी गोपिकाओं के समान भी होते, जिनसे कि समुद्र का पानी खारा हो गया था, तो भी वे खारा होने के कारण सिंचाई का काम न देते। अब ये क्या है? खारा हो गया था। इसमें यदि अब क्या था? रीतिकालीन काव्य की वियोगिनी जो नायिका थी, वियोगिनी नायिका जो थी रीतिकालीन काव्य की, कहा जाता है कि जिनके आंसुओं के कारण समुद्र का पानी भी खारा हो गया था, और उस मतलब जो पानी उस समुद्र का खारा हुआ, उस खारे पानी से सिंचाई तो हो नहीं सकती थी। खैर, फिर भी गरीब किसानों की सार को भस्म करने वाली आहों के बादल बनते दिखाई दिए। उसके बाद भी क्या हुआ? कुछ समय निकल गया। कुछ समय निकलने के बाद आकाश में काले काले बादल
छाने लगे। दिग्दाहों में धूम उठे या जलधर उठे क्षितिज तट के, यानी चारों दिशाओं से क्षितिज माने जहाँ धरती और आसमान मिलती हुई प्रतीत होती हैं। क्षितिज के तट से ऐसा लगा जैसे कि चारों दिशाओं से बादल घिरकर आने लगे हैं। ऐसा मालूम होने की अब दीनदयाल के कान में भनक पड़ी और शायद यह न कहना पड़े कि का वर्षा जब कृषि सुखानी। अब जो कृषि बिल्कुल नष्ट होने के चरम पर थी, तभी बीच में ही बादल होने लगे और ऐसा लगने लगा कि दीनदयाल यानी ईश्वर के कानों में भनक पड़ गई है। शायद अब उसे अब ये ना कहना पड़े किसानों को कि का वर्षा जब कृषि सुखानी, यानी समय वर्षा जब होती है, जब हुई, अगर कृषि सूख गई तो वर्षा हुई, उससे क्या लाभ, या समय निकल जाने के बाद किसी कार्य को करने से क्या लाभ। धूम धुआरे कारे कजरारे श्याम घनों को देखकर मेरा मन मयूर नृत्य करने लगा। और जैसे ही लेखक ने देखा कि चारों ओर से काले काले बादल आने लगे हैं, तो लेखक भी खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था। उसको भी चारों ओर क्या दिख रहा था, क्या दिखने लगा, चारों ओर बादल काले काले दिखने लगे। तो उसका भी मन मयूर यानी मोर की तरह नृत्य करने लगा। क्योंकि मोर क्या करती है, जैसे ही बारिश आने को होती है मोर नाचने लग जाती है। बादलों की उपयोगिता की अपेक्षा मैं उनके सौंदर्य से अधिक प्रभावित होता हूँ। यानी जब बादल की उपयोगिता है कि फसल बचाएगा बादल, लेकिन जो बादल की यानी चारों दिशाओं से जब बादल घिराता है तो उसका जो सौंदर्य होता है उससे लेखक अधिक प्रभावित था। बाहर घूमता फिरा, नन्ही नन्ही बूंदों के सुखद शीतल स्पर्श से पुलकित भी हुआ। आनंद और कर्तव्य तथा श्रेय प्रेय का समन्वय करने कॉलेज भी गया। और जब उसने देखा कि अब तो बारिश होने ही वाली है, तो उसका मन आनंद से भर गया और आनंद और कर्तव्य श्रेय प्रेय का समन्वय करने वो कॉलेज गया। अब ये बात अलग है, कॉलेज चला गया है ना। यद्यपि मेरी सदा छुट्टी सी ही रहती है, तो भी वर्षा के कारण कॉलेज बंद हो जाने के कारण बालपन के संस्कारों का प्रसन्नता का अनुभव हुआ। यानी जब लेखक को ऐसा अनुभव हो रहा था, वैसे तो उसकी हमेशा छुट्टी ही रहती थी, लेकिन यहाँ कॉलेज बंद होने के कारण जो बचपन के संस्कार के कारण प्रसन्नता का वो अनुभव कर रहा था। क्योंकि बचपन में वर्षा के कारण जब स्कूल बंद हो जाता था, छुट्टियां हो जाती थी, तो बच्चों को कितनी प्रसन्नता होती थी। उसी प्रकार अब कॉलेज बंद है तो लेखक को भी क्या हो रहा है, छुट्टी सी लग रही है और प्रसन्नता का अनुभव भी हो रहा है। धुली धुलाई सड़कों की स्निग्ध चमकीली छटा और चारों ओर के नयनाभिराम छायावादी आर्द्र सौंदर्य का आस्वादन करता हुआ, हंसता खेलता खेती की ओर हर्षपूर्ण दृष्टिपात करता हुआ उमंग भरे हृदय के साथ घर लौटा। यानी प्रसन्नता पूर्वक मन में उत्साह भर के वो वापस घर लौटा। हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारी संस्कृत प्रधान भाषा है, वर्णागत शैली है और आत्मनिष्ठ है, तो हमें यहाँ बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, है ना। आगे देखिए। मेघ के कारण शरीर में जो स्फूर्ति आई थी उससे प्रेरित हो लिखने बैठ गया। लेखक का काम ही होता है लिखना, और जैसे ही वो सुख या दुख ज्यादा अनुभव करने लगता है तो विशेषतः वो लिखने ही बैठ जाते हैं। मैं भी कभी कभी लिख लेती हूँ। कभी कभी बाहर जाकर मेघाच्छादित गगन मंडल की शोभा निरख लेता था, यानी देख लेता था। कभी कभी वो मेघाच्छादित माने मेघ यानी वर्षा से ढके हुए बादलों की शोभा भी वो देख लेता था। किंतु मैं ये नहीं जानता था कि इस सौंदर्य में इतना विष भरा है। कभी कभी पीछे की ओर बगीचे में जाकर शेफाली की उदार सुमन वर्षा का तथा धोए धोए पत्तों वाली हरित ललित यौवन भरी लहलहाती लोनी लताओं के सौंदर्य मधु को अपने सतृष्ण नेत्रों द्वारा पान कर लेता था। यानी उनके प्यासे नैनों से वो इस पूरी प्राकृतिक सुंदरता को बहुत ही मन से निहार लेता था जाकर। इसके बाद पीछे की तरफ प्राय 1 फुट पानी भर गया। जो घर था लेखक का, उसके पीछे 1 फुट पानी भर गया। मेरी सौंदर्य उपासना अविचलित रही, लेकिन इतने के बाद जब 1 फुट पानी भरा तब भी कोई विचलन उसके मन में नहीं हुआ। वो अपनी सौंदर्य की उपासना करता ही रहा लेखक, क्योंकि ऐसा कई बार हो चुका था। कई बार इतना बारिश हो चुकी थी उसके सामने कि 1 फुट पानी भर जाए, तो अभी तक तो कोई आशंका नहीं थी, आशा ही आशा थी। बच्चे भी घर की गंगा जी में कागज की नावें तैराकर खुश हो रहे थे। बच्चे भी खूब खुश हो रहे थे। मैं अपनी सूखी खेती के पुनर्जीवित
जीवन प्राप्त करने के स्वप्न में मग्न था। मुझे भी ऐसा, लेखक कहते हैं कि मुझे भी ऐसा सपना आ रहा था कि मेरी जो सूख गई है खेती उसको अब पुनः जीवन मिल जाएगा। सायंकाल तक सारा दृश्य रस के दोनों अर्थों में रसमय था। यह जलमय था और आनंदमय भी। यद्यपि पानी के साथ थोड़ी थोड़ी आशंका बढ़ रही थी, तथापि मामला रस से विरस नहीं हुआ था। यानी थोड़ी थोड़ी आशंका मन में आ रही थी, लेकिन रस से विरस वो नहीं हुआ। सिमट सिमट जल भरे ही तालाब, यानी थोड़ा थोड़ा करके जल जब इकट्ठा होता है तो तालाब तो भरता ही है। जिस प्रकार सज्जन के पास सद्गुण आते हैं अथवा आजकल के युग में बेकारों की अर्जियों से दफ्तर बन जाते हैं, बेकार की अर्जी जो इकट्ठी हो जाती है उससे पूरे दफ्तर खड़े हो जाते हैं, इतनी फाइलें भर जाती हैं, लेखक कह रहा है। वैसे ही चारों ओर के पानी से मेरे पास की जमीन तालाब बनी हुई थी। जो आसपास, लेखक के घर के आसपास जो जमीन खाली पड़ी थी वो तालाब बन चुकी थी। घर में इस बात का प्रश्न अवश्य उठा था कि कहीं तालाब अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके अपने विस्तार को मेरे घर तक न ले जाए। मन में बस एक प्रश्न आया कि ये जो बारिश हो रही है इससे जो मेरे आसपास जो पानी भर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वह मेरे घर तक आ जाए, घर में इस बात का घर तक ले जाए। किंतु वह शंका असंभव मान कर टाल दी गई। मैंने वो सोचा कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेखक कह रहे हैं मैंने सोचा ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तो उसने ये सोच भी टाल दी। उस समय कुछ किया भी नहीं जा सकता था। अगर वो सोच भी ले कि पानी घर में आ जाएगा तो कुछ नहीं किया जा सकता था। मेरे सेलरों के रोशनदान 3 फुट ऊंचाई पर थी। सेलर माने तहखाने यानी उनके घर का अंदर का हिस्सा, उसके जो रोशनदान थे वो 3 फुट ऊंचाई पर थे। ये सब ऊहा पोह हो ही रही थी, यानी इतनी उथल पुथल मन में हो ही रही थी कि पास की जमीन का पानी मर्यादा के बाहर होकर मेरी जमीन में आ गया। यानी पास की जमीन में जो पानी भरा था उसने अपनी मर्यादा तोड़ी और वो लेखक के घर में आ घुसा। वह क्यों ना आता? मेरे मकान में बाउंड्री बाल भी तो नहीं थी, और जो हम अक्सर अपने घर के सामने एक बाउंड्री बाल बना लेते हैं जिसमें मेन गेट होता है, लेकिन लेखक के घर के पास कोई बाउंड्री वॉल नहीं थी। कारण भी था उसका। मैं देश और राज्य की सीमाओं को जब क्षुद्र समझता था, यानी जो लेखक है वो ये कहते हैं कि जब मुझे देश और राज्य की सीमाएं पसंद नहीं तो मैं एक पड़ोसी होकर दूसरे पड़ोसी के घर के बीच में क्यों बाउंड्री वॉल बनाने लगा भला? तब घर के चारों ओर क्यों सीमा बांधता? यानी लेखक कह रहे हैं इसलिए मैंने सीमा नहीं बांधी। मैं तो अनंत का उपासक ठहरा, क्योंकि जो अनंत होता है उसकी कोई बाउंड्री वाल नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, और मैं उसका उपासक हूँ। थोड़ी ही देर में पानी रोशनदान के मुख तक पहुंच गया। यानी जो उसके 3 फुट ऊंचाई पर जो उसके सेलर थे, रोशनदान थे, वहां पर थोड़ी देर में पानी पहुंच गया और उनमें होकर जलप्रपात होने लगा। न्यायग्रा फाल मैंने तो देखा ही नहीं था, किंतु फिर भी कह सकता हूँ कि वास्तविकता पर कल्पना का रंग चढ़ा लेने से उसी का सा कुछ दृश्य उपस्थित हो जाता है। यानी न्यायग्रा फालसा तो लेखक ने देखा नहीं था, लेकिन फिर भी उसने उसकी एक काल्पनिक दृश्य अपने मन में तैयार कर लिया। कह रहे हैं ना, कल्पना का, वास्तविकता पर कल्पना का रंग, थोड़ा सा दृश्य अपने मन में उपस्थित कर लिया। मैं अपने तहखाने के रोशनदानों पर गर्व किया करता था कि मैं उनके कारण सायंकाल को भी वहां बैठकर लिख पढ़ सकता था। तहखानों पर लेखक को बहुत गर्व था, क्योंकि वो शाम को बैठकर, जब अंधेरा हो जाता है, हल्का हल्का प्रकाश रहता है, तब भी वो वहाँ बैठकर अपना लिख पढ़ सकता था। जो महाशय मेरा मकान देखने की कृपा करते, उनसे मैं आर पार वायु संचार की तारीफ बड़ी प्रसन्नता के साथ करता था, और जो महाशय मेरा मकान देखने आते थे, मैं उन्हें आर पार जो वायु संचार होता था रोशनदानों से, उसकी भरपूर तारीफ करता था, क्योंकि उससे मुझे अपनी टूटी फूटी शान और स्वास्थ्य विज्ञान संबंधी ज्ञान के प्रदर्शन का मौका मिल जाता था। लेखक कहते हैं कि उससे मुझे अपने स्वास्थ्य विज्ञान की जानकारी दूसरों को देता कि मैं कितना स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित ज्ञान रखता हूँ, कि मैं प्रकृति के इस रोशनी और वायु दोनों का कितना लाभ उठाता हूँ। सौंदर्य प्रिय होते हुए भी तहखाने के झरनों के पुष्ट मांसल सौंदर्य का आस्वादन न कर सका। यदि वह घर फूंक तमाशा भी देखना चाहता तो नामुमकिन हो गया था। अगर मैं घर फूंक कर भी तमाशा देखता तो वो मुमकिन नहीं था। एक साथ बिजली ठप हो गई, लाइट चली गई। घर फूंक तमाशा देखने वाले को कम से कम प्रकाश की तो जरूरत होती नहीं है। अगर कोई किसी का घर जल रहा हो तो कम से कम उसे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यहाँ पर घर भी जल रहा है, एक तरह से पानी में डूबने जा रहा है, और अंधकार ने भी चारों ओर से उसे घेर लिया है।
यहाँ तो पूर्वजन के पापों के उदय होने के कारण, पूर्वजन के पापों का उदय होने के कारण असूर्या नाम ते लोका, असूर्या नाम ते लोका। चलिए, अंधेन तमसाव्रता, असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसाव्रता, अर्थात अंधेन तमसाव्रता अर्थात हम ये जानते हैं कि पापों के कारण, जब हम यहाँ मतलब पापों के कारण असूर्या के नाम लेने मात्र से ही संसार में अंधकार फैल जाता है। यही हुआ इसका अर्थ कि असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसाव्रता, यानी नाम लेने मात्र से ही संसार में अंधकार फैल जाता है। असूर्या कहने के साथ ही का दृश्य उपस्थित हो गया। इसी प्रकार लेखक के पूरे घर में अंधकार का साम्राज्य हो गया। घनी कालिमा बिना स्तर जमे ही पीन होने लगी, यानी घनी कालिमा जो सांझ होती है तब धीमे धीमे करके रोशनी जाती रहती है, लेकिन यहाँ एकदम बिजली के चले जाने से इकट्ठा ही अंधकार का साम्राज्य हो गया। सूची भेद्य अंधकार का साम्राज्य हो गया। हाथ को हाथ नहीं सूझता था, हाथ को हाथ नहीं सूझता था, यानी कुछ भी पता नहीं चलता था कि यहाँ पर किस प्रकार से हाथ को हाथ नहीं सूझ, वैसे ये मुहावरा है आपके लिए, हाथ को हाथ ना सूझना, क्योंकि कुछ भी दिखाई ना देना है ना। हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। बाइबल के आदर्श दानी की भांति दायां हाथ बाएं हाथ की बात नहीं जान सकता था, यानी बाइबल में लिखा है कि जब हम दान करें तो ऐसा दान करें कि जब दायां हाथ या दान करें तो बाएं हाथ को पता भी ना चले। सर से ऐसा ही अंधकार के कारण अब लेखक के घर में हो गया था। सर से सर टकराने की नौबत आ गई थी। लालटेन की पुकार होने लगी, क्योंकि अंधकार हो गया तो लालटेन की पुकार होने लगी, है ना। मेरे घर में कोई सिगरेट बीड़ी नहीं पीता, इसलिए उसमें कभी कभी दियासलाई का मिलना ऐसा दुश्वार हो जाता, दियासलाई माने माचिस का मिलना ऐसा दुश्वार हो जाता कि जैसे कि आजकल के बाबू लोगों के घर में गंगा जल। कितना व्यंग किया है लेखक। कहते हैं कि मेरे घर में दियासलाई बिल्कुल वैसे ही नहीं मिल पा रही थी जैसे बाबू लोगों के घर में गंगा जल नहीं मिलता आजकल। उस समय दियासलाई का मिलना ज्योति स्वरूपा एवं ज्योति स्रोता परमात्मा के मिलने के बराबर हो गया। लालटेन इसने शून्य निकली, यानी लालटेन में तेल नहीं था। एक टूटी फूटी टार्च थी, किंतु उसके ढूंढने के लिए भी एक टार्च की जरूरत पड़ती। संदल घिसने की भांति वह कम सरदर्द न था, यानी टॉर्च भी नहीं मिल रही थी घर में। उस समय के अंधकार में मेरी अव्यावहारिकता पर विद्युत प्रकाश पड़ रहा था। ऐसा समझ में आ रहा था कि मेरी व्यवहार कुशलता मुझ में नहीं है, इसीलिए मेरा जो घर का सामान है वो मुझे समय पर और जगह पर नहीं मिलता। विद्युत प्रकाश पड़ रहा था और सेलरों के निर्झर मेरी महान मूर्खता का सनाद घोषणा कर रहे थे। और जो तहखाने के जो खिड़कियां थी उनमें से जो बारिश एकदम से पानी आ रहा था बारिश का, वो मेरे मूर्खता का परिचायक था। ऐसा व्यंग करते हैं लेखक। फिर कहते हैं खैर जैसे तैसे दीपक का आयोजन हुआ, यानी जैसे तैसे लेखक ने एक दिया जलाया। उसको झंझावत का सामना करना पड़ा, यानी पानी के साथ साथ हवा भी तेज चल रही थी तो झंझावत होने लगा। दीपक ऐसे झिलमिलाने लगा। हथेली और अंचल से उसकी कहाँ तक रक्षा होती। मेरे चाकर देव पड़ोसी से लालटेन लाए। हम लोग शांतिपूर्वक सबके साथ भीतर घर में बैठ गए। सोचा कि चलो ये भी तजुर्बा हो गया। मैं अपने हाल को नूह की किश्ती और मनु की नौका समझ रहा था। जो मेरा आज हाल बना हुआ था वो नूह की किश्ती और मनु की नौका की तरह हो गया था। यानी नूह की किश्ती माने नूह और मनु दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जल प्रलय की स्थिति में नौका में बैठकर अपने प्राण बचाए और उसी से सृष्टि भी चली थी। इन प्राण बचे इनके तो सृष्टि चली। जब तक घर चारों ओर से जलमग्न हो गया था तब लेखक के माथे की जो मतलब लेखक पहले चिंता नहीं कर रहा था। उस समय जब तक की चिंता की प्रथम रेखा मेरे ललाट के प्रांगण में खेलती हुई नहीं दिखाई दी। जब तक नूह यानी मनु की तरह डूबने का मौका ना आ गया तब तक भी मैंने कभी अपने ललाट माने माथे पर कोई चिंता की लकीर नहीं देखी। किंतु थोड़ी ही देर में मेरे पास के कमरे में चलियों की आवाज आई। मेरे बाग के माली श्री मंगल देव जी मेरे मंगल विधान में सदा दत्तचित्त रहते थे। यानी बाग के माली माने इनके घर में जो सहायक थे, पारिश्रमिक पर जो कार्य करते थे, वो मंगल देव उनके वो एकदम से चिल्लाए। चलियो कहा उन्होंने, चिल्ला उठे, बाबूजी उधर ही रहना, मैं समझा कहीं से सांप आ गया है। खैर ये भी सही। मेरे दूसरे चाकर देव श्री रणधीर जी ने बड़ी धीरता पूर्वक कहा कि कुछ नहीं, जमीन बैठ गई है।
बड़े आदमियों की भांति उसकी बात भी आधी सच थी, यानी जमीन बैठ गई थी पर आधी बैठी थी। जमीन बैठी थी और फर्श के पत्थर आपस में सर से सर मिलाकर खड़े हो गए थे, मानो वे सचेत होकर मेरे परित्राण का उपाय सोच रहे हों, यानी परित्राण माने रक्षा, मेरी रक्षा का उपाय सोच रहे हों। पत्थर एक साथ आकर के ऐसा प्रतीत हो रहा था। उसी समय मेरी गर्विणी महसी यानी भैंस की, जिसको कलयुग के व्यास जी ने अपनी कविता के से अमर कर दिया था, समस्या मेरे सामने आई। भैंस की समस्या, अब ये कहाँ जाए, क्योंकि उसका जो जगह थी उसमें वो डूब गया था, पत्थर नीचे चले गए थे। उसका छप्पर भी तालाब बन चुका था। यहाँ जहाँ पर भैंस रहती थी उसे जो छप्पर माने जो एक घास का एक छत सी डाल देते हैं उसको छप्पर कहते हैं, उसके नीचे भैंस बंधी थी। अब वो पूरा तालाब बन चुका, उसमें पानी पानी हो गया था, है ना। उस पर भी एक त्रिपाल डालकर उसे दरवाजे पर खड़ा कर दिया। त्रिपाल माने एक ऐसा फर्श होता है जिस पर कि पानी का असर नहीं होता, वो उस पर डाल दी। बहुत कोशिश करने पर भी बरामदे में पैर ना रखा। शायद वो जानती थी कि उसका भी फर्श धसकेगा, माने भैंस भी डरी हुई थी, वो भी बरामदे में पैर नहीं रख रही थी। उसे लग रहा था कि हाँ ये डूबने वाला है। मेरे एक पड़ोसी श्री बनर्जी साहब अपनी व्यवहार कुशलता की दिव्य दृष्टि से मेरा भविष्य देख चुके थे, यानी कि जो एक पड़ोसी थे बनर्जी साहब, उनको पता था कि लेखक का घर बहुत नीचाई पर है और उसमें जल्दी पानी भरेगा, भविष्य देख चुके थे। वे शाम को ही कह गए थे कि यदि कोई तकलीफ हो तो उनका मकान मेरे डिस्पोजल पर है, माने मेरे अधिकार में है, मैं चाहूँ तो वहाँ पर रह सकता हूँ। डिस्पोजल माने एक व्यवस्था, अधिकार या प्रबंध। उस समय तो मैंने उनका सहानुभूतिपूर्ण निमंत्रण स्वीकार नहीं किया था, यानी जब वो कह गए थे तब तो मुझे ऐसी आशंका भी नहीं थी कि मेरा सारा घर डूब जाएगा, तो मैंने उनका निमंत्रण स्वीकार नहीं किया था। किंतु जब मेरे घर के सामने भी पानी बहने लगा और मेरा मकान प्रायद्वीप बन गया, प्रायद्वीप माने तीन ओर से पानी से घिरा था, बरामदे और शयनागार का भी फर्श बैठ गया और उनकी टाइलें मेरे बैठते हुए दिल की समता करने लगी, यानी अब सब कुछ डूबने लगा, अब मेरा दिल भी बैठने लगा। तब जल्दी से मैंने बनर्जी साहब का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब प्राणों पर बनाई तो लेखक कहते हैं तब मैंने बनर्जी साहब जो उन्हें निमंत्रण दे गए थे अपने घर में आने का, उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। मकान में ताला लगाकर उनका द्वार खटखटाया। उन्होंने मुझे, मेरे नौकर तथा मेरी भैंस को अपने यहाँ आश्रय दे दिया। चिंताग्रस्त मनुष्य को जितनी निंद्रा आ सकती थी उतनी ही निंद्रा उसी के जैसी निंद्रा इनको भी आई। जितनी चिंताग्रस्त मनुष्य को आ सकती थी वैसे ही उतनी निंदा इनको भी आई, है ना। उसके बाद कहा गया उतनी ही निंद्रा उससे कुछ अधिक निंद्रा मुझे आई, क्योंकि कोठी के लिए तो मैंने कड़ाजी कर मैं मन में सोच लिया था, इदम न ममम इदम न वरुणायम, यानी यह मेरा, कोठी के लिए माने मेरे घर के लिए मैंने ये सोच लिया था, इदम न ममम यह मेरा नहीं है, इदम वरुणाय यह तो वरुण देव का है, इंद्र का है। निंद्रा भंग करने की यदि कोई बात थी तो पड़ोस के सज्जनों और सज्जनाओं की करुण पुकार थी। अगर मेरी निंद्रा टूटती भी तो वो उन लोगों की करुण पुकार के कारण टूट रही थी। मेरा घर डूबा उसके लिए नहीं। मेरी भैंस तो सुरक्षित थी, किंतु गरीब लोगों के जानवर चिल्ला रहे थे। बहुत कोशिश करने पर भी मैं उनकी कुछ सहायता न कर सका। अंधकार और जल के कारण समझ पर ही नहीं पंथ, यानी कोई समझ माने समझ में नहीं आ रहा था, पर ही समझ पर ही मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, नहीं पंथ कोई रास्ता, समझ पर ही नहीं पंथ की बात हो रही थी। सुबह उठकर जल प्लावन का व्यापक और भयंकर दृश्य देखा। जल प्लावन मानो चारों ओर पानी पानी का दृश्य देखा। मनु की भांति भीगे नैनों से तो नहीं, कुछ करुण हास्य के साथ मैं देख रहा था। प्रलय प्रभाव, यानी मनु की भांति तो मैं नहीं रोया, लेकिन मुझे करुणा मन में थी। और मुझे भी एक तथ्य की प्रधानता कहो, उसे जड़ या चेतन दिखाई नहीं पड़ती थी। मैं स्वयं अपने को कामायनी का मनु ही नहीं वरन स्वयं नारायण समझने लगा, क्योंकि नारासु ऐनम यस्य नारायण, नारासु ऐनम माने जिसका घर जल में हो वही नारायण है। मेरा घर भी तो पानी में था, फिर मेरे नारायण होने में क्या कसर थी। इस प्रकार बिना करने के ही मैं नारायण से नर से नारायण बना। आगे देखिए। उस रोज सिवाय सहानुभूति प्राप्त करने के कुछ न कर सका। महाभारत में कथा है कि एक टेटहरी ने चौंच से समुद्र खाली करने का साहस किया था। हमारे पहले दिन के उद्योग तो करीब करीब वैसे ही रहे। कुंभज भगवान अगस्त देव की कृपा न हो सकी। अगस्त देव माने अगस्त ऋषि थे, जिन्होंने क्या किया था, समुद्र को पी लिया था। अगस्त देव की ऐसी कृपा है।
ऐसा कहा जाता है। मौसी बाल्टी देवी जो कुंभ की सगी थी परंतु छोटी भगनी थी, यानी बर्तनों की चर्चा हो रही है, भगनी थी कि गत न थी, क्योंकि पानी फेंका भी जाए तो कहाँ, मान लीजिए कोई बाल्टी लेके पानी अपने घरों से निकाल रहा था, कोई मटके में पानी निकाल रहा था, लेकिन अब जब पानी घर से निकाला जाए तो वो फेंका कहाँ जाए, क्योंकि चारों ओर पानी पानी था, चारों ओर जल था। दूसरे दिन कलयुग का यांत्रिक अवतार फायर ब्रिगेड का पंप टन टन करता हुआ आया। दूसरे दिन वही फायर ब्रिगेड आ गई। उसके लिए स्लीपरों की सड़क तैयार करने में विद्यार्थियों ने, जिनमें अधिकांश आगरा कॉलेज के थे, भागीरथ प्रयत्न किया। भागीरथ प्रयत्न करना माने बहुत अधिक प्रयत्न करना। घर में कुल 16 स्लीपर थे। विद्यार्थीगण पीछे की स्लीपरों को आगे लाकर सड़क बनाते उसे मेरे घर ले आए। उस रोज भी भीषण वर्षा के कारण फायर ब्रिगेड को भी हार माननी पड़ी। जितना पानी निकलता उतना ही रक्तबीज की भांति और बढ़ जाता। रक्तबीज एक ऐसा राक्षस था जिसके रक्त की बूंद जहाँ गिरती थी वहीं एक नया रक्तबीज राक्षस बन के तैयार हो जाता था, यानी जितना पानी वो निकाल रहे उतना ही पानी वापस भर रहा था। तीसरे दिन फिर टिटहरी प्रयत्न शुरू किए गए, माने छोटे छोटे बर्तनों से पानी निकाला गया, परातों से पानी उलीचा गया। चौथे दिन परोहे लगे। 5वें दिन बड़ी सिफारिशों से चेयरमैन साहब के सामने प्रार्थी की भांति खड़े होकर अर्ज बर्दाश्त करने पर इंजन मिला, सेलर का पानी निकला और फिर संधों से आया। संधे रोकने के लिए कोठी के चारों ओर मिट्टी डाली गई, बाल्टियों और परोहों की शरण ली गई। बचा खुचा कुछ पानी धरती माता ने सोख लिया और कुछ कुएं ने पिया। इस प्रकार पूरे सप्ताह बाद जल बाधा मिटी। 1 सप्ताह लग गया, 7 दिन पूरे लग गए इसी बाधा थी पानी की उसे मिटाने में। शायद ब्रज पर भी सूर्यराज का 7 रोज कोप रहा था जब गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान ने सबकी ब्रज में रक्षा की थी। मेरे घर का तो यह हाल था, लेकिन मेरे आसपास भी बहुत खैर न थी। जेल के पास नावें चलने की नौबत आ गई थी। नावें इसलिए क्योंकि चारों ओर पानी भर गया था, है ना। सेंट जॉन्स गर्ल्स स्कूल की भी जलमग्न हो गया था। बाढ़ का प्रभाव बड़ी दूर तक था। गांव के गांव जलमग्न हो गए थे, है ना। जाने भी बहुत सारी चली गई थी, पर काफ़ी मतलब ज़्यादा तो नहीं गई, लेकिन काफ़ी चली गई थी। बहुत अधिक नुकसान हो गया था, है ना। 4-5 दिन बाद जो लोग अपने घर लौट गए उनमें से एक परिवार के 6 या 7 आदमी दबकर मर गए। पहले दिन जो लोग घर से बाहर गए हुए थे उनको घर लौटना मुश्किल हो गया था। कई जगह ज़मीनें बैठ गई थी। आगरा फोर्ट के पास सड़क फट गई थी। एक जगह सड़क टूट जाने के कारण बिजली के खंभे भी गिर पड़े थे। बाढ़ पीड़ितों की लोगों ने अन्न वस्त्र आदि से खूब सहायता की। यानी बाढ़ पीड़ितों की सहायता किस प्रकार की? अन्न वस्त्र आदि से सहायता की। सभी शिक्षा संस्थानों ने छुट्टी करके बाढ़ पीड़ितों को आश्रय भी दिया। मुझे भी जैन बोर्डिंग में आश्रय मिला। यहाँ से एक प्रश्न भी आता है, लेखक को कहाँ आश्रय मिला? जैन बोर्डिंग में आश्रय मिला था। अब मैं अपने घर की याद कर हंस सकता हूँ। उन दिनों हास्य रस भी जलमग्न होने के कारण करुण रस में और जिसके देवता वरुण देव हैं परिणत हो गया था। यानी उस समय हास्य रस भी कहीं खो गया था। वरुण रस के उस लौकिक अनुभव की ईश्वर पुनरावृत्ति ना कराए। यानी लेखक कहते हैं कि ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह इस बाढ़ की पुनरावृत्ति कभी ना कराए। इस प्रकार से ये पाठ हमारा समाप्त होता है। मैंने बहुत सरल करने का पूरा प्रयास किया है, फिर भी यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए। ये आपका पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। आप अपनी पुस्तक से इसके प्रश्नोत्तरों को पढ़िए, उसका प्रश्न बोलकर मौखिक निकालने की कोशिश कीजिए, उसका उत्तर। उसके बाद देखिए कि आपको कौन से प्रश्न में कठिनाई हो रही है, तब आप मुझसे पूछिए। ये आपका पाठ समाप्त हो गया। नए अंक में हम पाठ 3 लेकर आएंगे। ठेस बहुत ही अच्छा पाठ है वो, जो कि बिल्कुल मन को छू लेता है। अगला पाठ हम उसे ही पढ़ेंगे। तब तक आप इस पाठ को तैयार कीजिए। नए अंक में हम पाठ 3 पढ़ेंगे। आप इस पाठ को पूरी प्रश्नोत्तर शब्दार्थ जो भी आप इसमें से तैयार कर सकते हैं अपने तैयार कीजिए। अगली वीडियो हम जल्दी ही पार्ट 3 की लेकर आएंगे। धन्यवाद बच्चों।